हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि ब्रिटिश राज से पहले यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या था? किस तरह सोची समझी साजिश के तहत यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बदला गया ताकि यहाँ से सिर्फ क्लर्क्स पैदा किए जा सके? किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को खत्म किया गया और इसको किस तरह रिवाइव किया जा सकता है? आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश राज की। जो यहाँ पे आए तो उन्होंने ना सिर्फ हमारे रिसोर्सेज और जमीनों के ऊपर कब्जा जमाया, बल्कि वो इस एजेंडा के साथ भी आए कि हमारे दिमागों के ऊपर भी हुकूमत कर सके। इनके मुताबिक एक ऐसा तालीमी निजाम लाया जाए जो कि सिर्फ क्लर्क्स पैदा करे और साथ साथ लो लेवल किस्म के ब्यूरोक्रेट्स को भी ये पैदा कर सके, जिनके जरिए ये सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत कर सके। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो थॉमस मैकॉले के मिनट्स ऑफ एजुकेशन 1835 उसको गौर से पढ़ें तो आपको ये सारा एजेंडा समझ में आ जाएगा। उनके मुताबिक ये था कि यहाँ के लोगों के ऊपर इंग्लिश नॉलेज और इंग्लिश कल्चर को थोपा जाए और इसी एजेंडा के साथ सब लेके चल सके। एक और बात ये थी कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश नॉलेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, वो यहाँ की मुकामी जुबानों से बहुत बड़ा है। यानी कि संस्कृत और अरेबिया का जो लिटरेचर है वो इंग्लिश नॉलेज के आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने मिनट्स ऑन एजुकेशन 1835 के ऊपर एक फिक्रा लिखा। ये फिक्रा आपको इनके दिमाग के बारे में बता सकता है कि ब्रिटिश किस एजेंडा के साथ इस एजुकेशन सिस्टम को लेके चलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये एक अरेबिया और संस्कृत के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा था और साथ साथ वो ब्रिटिश राज का एक दिमाग था और उसकी झलक थी कि ये यहाँ के मुकामी लोगों को किस तरह देखते हैं। ये मुकामी लोगों को बहुत छोटा या नीच जानते थे और उनको बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देते थे। इनके मुताबिक जो मुकामी लोग हैं उनके दिमागों को बदलना होगा एक तालीमी निजाम के जरिए, और जो संस्कृत या अरेबिया लिटरेचर है उसकी छाप को मध्यम करना होगा या खत्म करना होगा। यानी वो इसको बड़ा लो लेवल लिटरेचर देखते थे और कहते ये थे कि यूरोपियन लिटरेचर बहुत बड़ा है। असल में इसके पीछे हकीकत क्या थी मैं आगे चल के इसके बारे में भी बात करूंगा। थॉमस बबिंगटन मैकॉले का मजीद ये कहना था, इट इज आई बिलीव नो एग्जैजरेशन टू से दैट ऑल द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द बुक्स रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज इज लेस वैल्यूएबल देन व्हाट वी मे बी फाउंड इन द मोस्ट पार्टरी अब्रिजमेंट्स यूज्ड एट प्रिपरेटरी स्कूल इन इंग्लैंड। थॉमस मैकॉले का इस तरह देखना था यहाँ की संस्कृत लैंग्वेज को। वो ये कहते हैं कि संस्कृत की सारे लिटरेचर को आप एक तरफ रख दें तो हमारे स्कूलों के अंदर जो आमतौर पे एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ये उससे ज्यादा नहीं है, बल्कि वो इससे ज्यादा बेहतर है। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी यहाँ की लैंग्वेजेस को सेकेंडरी लैंग्वेज करना और डिग्रेड करना। याद रखें, जब किसी चीज को डिग्रेड किया जाता है तो दूसरी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। उसके पीछे हकीकत हो या ना हो या एक खोखला सा नारा हो, लेकिन मैकॉले ने ब्रिटिश राज के इस एजेंडे को आगे लेके जाने के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैकॉले ने मजीद ये रिकमेंड किया कि यहाँ के कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही सिर्फ पढ़ाया जाए ताकि वो दूसरे लोगों को भी पढ़ा सके। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी के तौर पे भी जाना जाता है। इसी तरह ब्रिटिश राज एक क्लास को क्रिएट करने में कामयाब हो गई, जो क्लास अपने आप को बहुत ऊंचा समझती थी, लेकिन यहाँ के लोकल्स में से वो बड़ी एलियन हो गई। यानी वैसे ये लगते नहीं थे, ये अपने आप को गोरा साहब समझते थे और गोरा साहब इनको कुछ नहीं समझते थे, और जो लोग नीचे वाले हैं दूसरे लोग थे उनको इनकी समझ नहीं आती। तो ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट थी कि यहाँ के लोकल्स को उनके खुद के नॉलेज से दूर किया जाए, उनके लोकल लैंग्वेजेस और उनके लोकल लिटरेचर को डिग्रेड किया जाए, ताकि लोग इसी स्ट्रगल के ऊपर लग जाएं कि भाई मैंने भी ये अचीव करना है, ये कोई बड़ी टॉप चीज है और ये बड़ी एलीट क्लास चीज है, मुझे भी इस क्लास के अंदर शामिल होना है। तो मैकॉले ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इस
इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। दूसरी तरफ जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एक असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट था और मास प्रोडक्शन चाहिए थी। इस मास प्रोडक्शन के लिए इनको ऐसे लोग चाहिए थे जो कि आराम से उस काम को कर लें जो भी उसको बताया जाए और नो क्वेश्चन आस्क, यानी जिप योर लिप्स, और आपने कोई सवाल नहीं पूछना, आपको जैसे कहा है वो वैसे ही करें। अगर आप पुराने दौर को देखें या उसके बारे में जानें या पढ़ें तो आपको एक बात समझ में आएगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। तो बात यह है कि जो बॉस ने बता दिया वैसे के वैसे रिप्रोडक्शन या रेपिटेटिव काम किया जाता था। ये रेपिटेटिव काम इसलिए इनको बिल्कुल चाहिए था और इसी एजुकेशन सिस्टम से ही इस तरह के लोग मिल सकते थे जिससे मैस प्रोडक्शन हो सके और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बूम आ सके। ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। और स्पेशली अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो यहाँ का सब कॉन्टिनेंट का निजाम था ये बहुत जबरदस्त था। यहाँ पे आपको शागिर्द मिला करते थे, प्यूपल्स मिला करते थे जो गुरुज के पास आके पढ़ते थे या यहाँ के उस्ताजा के साथ आके पढ़ते थे, वो बिल्कुल ऐसा ऐसा खत्म हो गए। हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट का, वो कॉन्सेप्ट था, आपने सुना होगा कि उस्ताद एक बाप होता है। अभी आपने कभी सुना आज के दौर में अगर आप देखें तो आज के दौर का स्टूडेंट क्या कहता है, उस्ताद एक बाप होता है? आप बिल्कुल इस तरह नहीं सुनेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू हो गया और एक ब्रिटिश राज वाला सिस्टम आपको नजर आता है। तो इसको बड़े तरीके के साथ मजरू किया गया, बड़े तरीके के साथ इस एजेंडे को आगे लेके गए और इसको डिग्रेड किया गया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी उन्होंने इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश की कि भाई इस सिस्टम को बाहर भी लेके जाए ताकि हमने अगर दूसरे मुल्कों में भी जाना है, दूसरे मुल्कों में कब्जा करना है, तो कब्जा करने के लिए जरूरी नहीं है कि जमीनों पे कब्जा किया जाए। कब्जा करने के लिए जरूरी ये है कि इनके दिमागों में भी कब्जा किया जाए। ये एक ऐसा एजेंडा था जो आज तक तकरीबन चल ही रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये क्लर्क्स और लो लेवल ब्यूरोक्रेट्स और लीडर्स में क्या फर्क है? जो क्लर्क्स है, जैसे मैंने पहले बयान किया कि क्लर्क्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि उनको जो बता दिया जाए वो वही करे, उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है और कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बल्कि उनकी उस तरह रिप्रोडक्शन ही की जा रही है, जैसे कह दिया वैसे उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह जो लो लेवल ब्यूरोक्रेट्स है ये बाबू लोग हुआ करते थे और अभी भी ये बाबू लोग हैं। अब ये बाबू लोग कैसे हैं? बाबू लोग वो हैं जो कि देखने में इंडियन नजर आते हैं, ब्लड भी इंडियन है, कलर भी इंडियन है, नस्ल भी इंडियन है, लेकिन उनका जो माइंड सेट है वो गोरा माइंड सेट है। इनको गोरा गोरा नहीं मानता और ये किसी और को लोकल को नहीं मानते। और ये जो बाबू लोग थे, बाबू लोग अभी भी आपको बहुत सारे नजर आते हैं। आपको गवर्नमेंट के अंदर या उस सिस्टम के अंदर बाबू लोग आते हैं नजर जो कि अंग्रेजी बोलने को बड़ी शान समझते हैं और अपनी जुबान बोलने को बड़ा कम समझते हैं। तो ये आपको आज भी वो थॉमस मैकॉले का जो सिस्टम है नजर आता है और उसका फ्रूट आज भी आपको ये नजर आता है। इसी तरह लीडर क्या होता है? अब लीडर इनको नहीं चाहिए थे, क्योंकि लीडर अगर होता तो भाई लीडर तो सोचता, लीडर विजनरी होता है, लीडर तो फ्यूचर का सोचता है, लीडर अपने लोगों को साथ लेके चलता है। इनको लीडर्स नहीं चाहिए थे, इसीलिए यहाँ पे ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम दे दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया जिससे लीडर्स ना पैदा हो। आपको अभी नजर आएगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत कम लीडर्स नजर आते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो एक ही बात डाल दी गई है कि भैया तूने स्कूल जाना है, गलती नहीं करनी, उस्ताद की बात, टीचर की बात माननी है, जो उसने किताब ने कह दिया गलती नहीं करनी, तूने आगे बढ़ना है लेकिन गलती नहीं करनी, तूने बड़े अच्छे मार्क्स लेने हैं रट्टा लगा के याद करके और कॉलेज में जाना है, गलती नहीं करनी, तुमने अपने मेमोरी को बहुत तेज करना है और अब आगे यूनिवर्सिटी में जाना है लेकिन गलती नहीं करनी और इससे बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, स्कोर लेना है, गलती ना करते हो और अच्छी सी नौकरी पानी है। जब तुझे नौकरी मिल जाएगी तो तूने गाड़ी लेनी है और किसी के बिजनेस में जाके काम करना है। तो भाई ये भी उसी तरह के आपको कारपोरेट बाबूज मिलते हैं जो कि इसी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा भी है, बल्कि उसका फ्रूट है जो कि आज भी आपको नजर आता है। लेकिन क्या ये सब कुछ नहीं बदल सकता? ये बिल्कुल बदल सकता है। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसके लिए चंद एक सजेशंस हैं और बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर ऐसा काम हो रहा है। सबसे पहले करिकुलम
करिकुलम रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। करिकुलम वो करना पड़ेगा जो कि मॉडर्न दौर के मुताबिक है, यानी कि पुरानी बातें नहीं करनी पड़ेंगी। बहुत सारी कंप्यूटर की किताबें आज भी खोले, उसमें आपको ये बताते हैं भाई फ्लॉपी क्या होती है और सारा उसके ऊपर चैप्टर ही लिख दिया। इसी तरह बहुत सारी चीजें रिडंडेंट हो चुकी हैं, उसको बिल्कुल ना भी जिक्र करने की जरूरत है। तो जो प्रोजेक्ट बेस के ऊपर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को कर सकते हैं, तो करिकुलम रिफॉर्म्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर्स अगर आपके पुराने होंगे, करिकुलम नया होगा, तो इसका कोई तालमेल नहीं है, ये कभी भी आपस में नहीं चल पाएंगे। यानी वो टीचर्स लाने की जरूरत है जो इस बात को समझते भी हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, करिकुलम रिफॉर्म्ड जो है उसको पढ़ाने की उसके अंदर एबिलिटी भी है। एक तो ये कि नए लोग लाने की जरूरत है, दूसरा जो ऑलरेडी लोग एग्जिस्टिंग है सिस्टम के अंदर उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है ऑन मॉडर्न लाइंस और मॉडर्न ग्राउंड। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में हमारे कभी गुरुज हुआ करते, तो उनकी जो सोच थी वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होती थी। उनको ये लगता था कि ये जो मेरा स्टूडेंट है ये मेरे बच्चों की तरह है, मैंने स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को इवॉल्व करना है, मैंने इसकी क्रिएटिविटी को इवॉल्व करवाना है, मैंने इसकी लॉजिकल थिंकिंग को बेहतर करना है, मैंने इसको सिखाना है इट्स ओके टू मेक द मिस्टेक्स, मैंने इसको सिखाना है कि गलती में से हम सीख सकते हैं, मैंने इसको सिखाना है कि भाई अगर आप गलती भी करोगे दैट इज ओके, वी लर्न आउट ऑफ इट। लेकिन इस तरह के उस्ताद को ट्रेन आपको करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। इससे आगे अगर देखें करिकुलम के अंदर रिफॉर्म तो आ गया, टीचर्स को ट्रेन भी कर लिया, इसी तरह असेसमेंट लेवल्स है उनको चेंज करना होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रेड्स आपके 100 में से 90 आ गए तो यू आर फाइन, 80 आ गए यू आर नॉट फाइन, इसको बदलना होगा। अगर आपको याद हो बॉलीवुड की बड़ी मशहूर फिल्म आमिर खान की सितारे ज़मीन पर, कि एक बच्चे को उसके पेरेंट्स ये समझते हैं शायद ये नालायक है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो कुछ और ही है, वो एक आर्टिस्ट है। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, असेस करना होगा कि हमारे बच्चों को क्या बनना है। हमें उनको डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या अकाउंटेंट ही नहीं बनाना। आज के दौर में बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस है जिनका हो सकता है आपने कभी सुना भी ना हो। मिसाल के तौर पे इसको यूं समझें कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी ऑक्यूपेशंस आ सकती हैं। पिछले 20 साल के अंदर देखें तो बहुत सारी नई ऑक्यूपेशंस आई, और उससे पिछले 20 साल में देखें तो वो बहुत सारी जो पिछले 20 साल में आई वो भी नहीं थी। यानी विद एवरी डेकेड ये चेंज होती हैं, बल्कि डेकेड से कम अरसे में भी नई नई ऑक्यूपेशंस आ रही हैं। तो हमें इस असेसमेंट को भी बदलने की जरूरत है जो हमने पॉइंट बेस्ड कर रखा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ इस बात पे ही फोकस नहीं करना कि बेटा अपनी हैंड राइटिंग ठीक कर ले तू आर्टिस्ट हो जाएगा। भाई वो काम कंप्यूटर से भी किया जा सकता है। तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि किस तरह वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, किस तरह वो इंटरनेट से सीख सकते हैं, किस तरह वो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह वो पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह वो कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझते हुए अपनी सोच से कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी सिखाना होगा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी हमें यह सिखाना होगा कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो अपने बच्चों के साथ। हर चीज को स्कूल के ऊपर या उसकी एकेडमी के ऊपर नहीं छोड़ना, यानी पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज दिया ऑल गुड, नहीं भाई, आपको खुद भी इन्वॉल्व होना होगा, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना होगा। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट एक इमोशनल भी हो सकती है, तो हमें यह भी सीखना होगा कि हमारा एज अ पेरेंट क्या रोल है, इमोशनल, लॉजिकल, और अपने बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों का हीरो बनना होगा ताकि इन हीरोज को वो फॉलो कर सके और अपने पेरेंट्स की तरह वो भी आगे बढ़ सके और पेरेंट्स उनको मोटिवेट कर सके। तो पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दौर में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप देखें जो कौमें हैं वो वही तरक्की कर रही हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉलो करती हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से बेस से ही पढ़ाना शुरू करते हैं। बहुत सारे मुल्कों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोजेक्ट बेस होने जा रहा है। बहुत सारे मुल्क इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम भी ऐसे एक्सपेरिमेंट रन कर सकते हैं और दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।